दोस्तों आज पेश है नाग ज्योति। ये कव चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले चित्रकूट नामक गांव में अजित पाल नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी शारदा के साथ सुखपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, बिता रहा था। एक दिन, आज हमारी शादी को लगभग 5 वर्ष हो गए हैं प्रिय, लेकिन हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। क्या तुम्हें यह कमी महसूस नहीं हो रही? मुझे तो इस बात का बेहद अफसोस है स्वामी, मैं अभी तक आपकी को संतान नहीं दे सकी। तभी अजित पाल ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने सुना है राम घाट पर एक सिद्ध तपस्या ऋषि तपस्या कर रहा है। उससे स्पर्श मात्र से लूले लंगड़े और अंधे भले चंगे हो जाते हैं। क्यों ना कल हम भी ऋषि के पास चलें और शायद उनके आशीर्वाद से हमें संतान प्राप्त हो जाए। अगर यह सच है तो ऋषि जी के पास जरूर चलेंगे स्वामी। और दूसरे दिन भीड़ छटने के बाद ऋषि जी बात करना ठीक रहेगा प्रिय। जैसे आपकी इच्छा स्वामी। और जब भीड़ छटी तो दोनों ऋषि के पास पहुंचे। प्रणाम ऋषि, और आयुष्मान रहो। बच्चों को कैसे आना हुआ? मुनिवर, हम शादी को 5 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, लेकिन बच्चे के बिना घर आंगन सूना है। आप तो भगवान का अवतार है मुनिवर देव। इस जग में कोई भी काम असंभव नहीं है। कृपा हमारे कष्ट दूर कीजिए। ठीक है, तुम दोनों को एक एक करके अपना हाथ दिखाओ। शारदा ने अपना हाथ दिखाया। ओह, क्या बात है मुनीवर, हमारे नसीब में औलाद का सुख नहीं लिखा क्या? बोला, क्या हम इस मामले में आप आगे हैं मुनीवर? नहीं मेरे बच्चों, भगवान ने तुम्हारे भाग्य में औलाद सुख अवश्य है, लेकिन लेकिन क्या मुनीवर? मुनि ने कुछ कहने की बजाय अपना हाथ हवा में फैलाया और तुरंत ही उसके हाथ में एक सेब आ गया। जब सेब मुनि ने शारदा को देते हुए कहा, लो बेटी, पूर्णिमा की रात को इस सेब को खा लेना, फिर देखना तुम्हारे एक वीर बहादुर पराक्रमी पुत्र पैदा होगा जो बड़ा होकर राजा बनेगा। धन्यवाद। और अब हमें चलने की इजाज़त दीजिए मुनिवर। लेकिन मुनिवर तो सोच में खोए हुए थे। मुझे इन्हें असलियत से अवगत करा देना चाहिए। और सोचता देख अजितपाल ने पुनः जाने की आज्ञा मांगी। हमें चलने की आज्ञा दे मुनिवर। आह नहीं, जरा बैठो, हम तुम्हें एकांत में कुछ बात करना चाहते हैं बेटा। ओह ओ ठीक है शारदा, तुम जरा दूर चली जाओ जी। बहुत अच्छा। और शारदा दूर चली गई। मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण अवश्य कर दी है बच्चा, मगर एक बात का दुख है। जिस दिन तुम्हारे घर में बेटा पैदा होगा उसी दिन तुम अंधे हो जाओगे, और तुम्हें संतान पाना न पाना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। ओ, अगर तुम मेरी मानो तो संतान की लालसा छोड़ दो बच्चा। मैं इस विषय में सोचूंगा। मुनिवर, आप आज्ञा दीजिए, कहकर अजीत पाल वहाँ से चला गया। और जब शारदा के पास पहुंचा, आप क्यों परेशान हैं और हैरान हैं से नजर आ रहे हैं स्वामी? क्या बात है? क्या मुनिवर ने आपको कोई अनिष्ट आकांक्षा व्यक्त की है? अजित पल सोच में पड़ गया। अगर मैंने शारदा को यह बात बताई कि हमारे बेटा पैदा होने से मैं अंधा हो जाऊंगा, तो शारदा कभी भी ये सेब नहीं खाएगी। वो सारी उम्र उससे गोद में सुनी रहेगी। पति को खामोश देखकर शारदा पुनः बोली, क्या बात है स्वामी, आप चुप क्यों हैं? पत्नी के पूछने पर अजितपाल ने सच्चाई बताने का साहस न कर सका था। उन्होंने झूठ का सहारा लिया। मुनिदेव ने कहा है कि हमारे बच्चे बहुत सुंदर होगा, हमें उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़नी होगी। यह कोई कहने की बात है स्वामी? हम अपने बेटे को बड़े ही जतन से पालेंगे। चलो घर चलें। और फिर दोनों घर की ओर चल पड़े। और फिर पूर्णिमासी की रात शारदा ने सेब खा लिया। वक्त गुजरने के साथ जो जो शारदा ने माँ बनने की समय निकट आता रहा, तो अजित पल की चिंता परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे शारदा को सच्चाई जाहिर कर देनी चाहिए थी। सच्चाई जानकर वह कभी भी माँ बनने का ख्याल दिल में नहीं लाती। लेकिन अब क्या हो सकता है, उसे माँ बनने की ते ही मैं अंधा हो जाऊंगा। ऐसी दशा में मैं शारदा को बेटी का पालन पोषण कैसे करूंगा? तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। शारदा आने वाले वक्त में किसी भी क्षण मां बन सकती है। मुझे अंधा होने से पहले मक्की की फसल को बो देनी चाहिए। और एक दिन, आह, यह क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चारों ओर अंधकार ही अंधकार कैसे फैला है।
वो ध्यान आया, कहीं मेरे बेटे ने जन्म तो नहीं ले लिया, ज़रूर ऐसा ही है, उसकी वजह से मैं अंधा हो गया हूँ। तभी उसके कानों में पड़ोसी की आवाज़ सुनाई, अजित पाल मेरे भाई, अजित पाल, क्या बात है भाई। अजित पाल पड़ोसी करीब पहुंचा, अरे अजित पाल भाई, अजित पाल कमाल के आदमी हो, मैं अभी अभी तुम्हारे घर से आ रहा हूँ, तुम्हारा चांद सा बेटा है, इस वक्त तुम अपने घर में होना चाहिए। कहते हो जैसे अजित पाल की नज़र उसके चेहरे पड़ी, अरे ये क्या, अरे तुम कुछ परेशान हो से नज़र आ रही हो, क्या बात है बंधु। मैं हमेशा के लिए अंधा हो गया हूँ दोस्त, क्या मुझे घर तक पहुँचा दो दोस्त, हाँ चलो भाई। और अजीत पाल अपने घर पहुंचा, शारदा को पता चला उसका पति अंधा होगा तो बेहद दुखी हो गई। यह सब कैसे होगा, स्वामी माफ करना शारदा, मैंने तुमसे झूठ कहा। अजीत पाल ने शारदा को ऋषि की भविष्यवाणी के बारे में सारा विस्तार से सुनाया। सब कुछ सुनकर काश, काश पहले बता देते तो माँ बनने का ख्वाब अपने दिल में निहलाती। अनेक बड़ी बलवान होती है शारदा, उसके सामने किसी का बस नहीं चलता, लेकिन तुम किसी तरह की चिंता न करो प्रिय, मैंने इस अवस्था से भी गुजरा गुजर लूँगा। लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ स्वामी, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं प्रिय, मैं अंधा हो गया हूँ, बस तुम ये सोचकर खून जल रहा है कि मैं अपने बेटे को सूरत नहीं देख सकता। फिर अजीत पाल अपने बच्चे का नामकरण कर जोशी को बुलाया, तुम्हारे बेटे का नाम विक्रम रखा जाए तो बेहतर है, यह बड़ा होकर वीर प्रतापी और इसके भाग्य में राजयोग है। नक्षत्रों का योग बताने के बाद जब विक्रम 25 साल हो जाएगा तो उसकी आंखों की रोशनी मिल जाएगी, और अजित पाल तुम भी सारी दुनिया को देखने लगोगे, बिल्कुल सच सच, क्या सच स्वामी जी। यह इसके बाद जोशी चला गया और शारदा अजित पाल विक्रम का पालन पोषण में जुट गई। विक्रम पढ़ने में बड़ा तेज निकला और वह 10 साल की उम्र में ही एक धनुष बाण चलाने लगा। वो 20 साल का होते होते विक्रम के शरीर में शेरों को मार गिराने की शक्ति भर गई। एक दिन हाय, यह क्या, किसी ने मेरे तीर को काट दिया, ऐसा तीरंदाज कौन हो सकता है। और राजकुमार ने आसपास नजर दौड़ाई, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी विक्रम एक पेड़ से एक ओर से निकलकर राजकुमार की उपड़ा, गुस्ताखी माफ हो बदर, आपके तीर को मैंने काटा, हिरण जैसे प्यारे जानवर का शिकार करना पाप है। ओह, अगर तुम्हारी धनुर्विद्या का कायल न होता तो मैं इसी वक्त तुम्हें शरीर के टुकड़े कर डालता, शायद तुम मुझे जानते नहीं, मैं इस देश का राजकुमार हूँ। ओह, तो आप राजकुमार हैं, हाँ, तुम कौन हो। मेरा नाम विक्रम, मैं किसान अजीत पाल का पुत्र हूँ, जंगल में पार करके हमारे खेत हैं, मैंने आपको जंगल में प्रविष्ट होते देखा, आपके पीछे चला आया। तुम एक वीर हो और बहादुर नौजवान हो, हमें तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई विक्रम, क्या तुम हमारी नौकरी करना पसंद करोगे। माफ़ करना राजकुमार, मुझे आपकी नौकरी मंजूर नहीं, मैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जैसी आपकी इच्छा, तुम्हारी इच्छा, तुम्हें विवश नहीं करेंगे विक्रम, लेकिन क्या तुम हमारे दोस्त बनना पसंद करोगे। मुझ गरीब को क्या आप अपना दोस्त बनाना चाहते हैं मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है राजकुमार। और राजकुमार विक्रम से विदा लेकर चला गया। पृथ्वी अपना दूरी दूरी पे घूमती हुई दिन रात अपना अपना जाना पहचाना सफ़र तय करता हुआ, और समय बीतने के साथ साथ विक्रम 25 साल का हो गया। एक दिन जब वह अपने खेत में हल जोत रहा था तो वह मुनि एक ऋषि पधारे, प्रणाम ऋषि और जीते रहो बच्चा। विक्रम को पलक देखते हुए, प्रभु की लीला कितनी अपरंपार है, यह नौजवान के मस्तक पर राजयोग की रेखाएं लिखी हैं, फिर भी यह हल जोत रहा है। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए मुनिवर, मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, मुझे खुशी होगी। मेरे प्या मुझे प्यास लगी है बच्चा, थोड़ा जल लिया हो, अभी लाया मुनिवर। और सिर दी विक्रम मुनि की सेवा में जल कलश लेकर उपस्थित हुआ, मुनि ने पानी पिलाने लगा। अगर कोई इच्छा हो तो मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ मुनिवर, मुझे भूख नहीं लगी बच्चा, लेकिन तुम मुझे कुछ परेशान उदास नजर आ रहे हो, क्या तुम्हारे दुख का कारण जान सकता हूँ। मुनिवर, मेरा पैदा होते ही मेरे पिताजी अंधे हो गई, हमने बहुत उसे वैद्य हकीमों को दिखाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पिताजी मेरे पैदा होते ही आंखों की रोशनी गंवा बैठे, इसलिए मैं अपने आप को मनुष्य समझता हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त
इसमें तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बेटा, यह प्रभु की इच्छा थी। लेकिन मुनिवर, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मेरे पिता की सारी दुनिया को देख सके। सिर्फ एक ही उपाय है मेरे बच्चे, वह उपाय बहुत कठिन है। आज उस उपाय पर अमल नहीं कर पाओ, मेरे पिता की आंखों की ज्योति वापस मिल जाए, इसके लिए कठिन से कठिन काम तो मैं क्या मौत से भी टकरा सकता हूँ। मुनिवर तो सुनो, सात समुद्र पास नागदेव है देश है, वहाँ के राजा नागदेव के पास एक ज्योति है वो है। अगर तुम किसी तरह नाग ज्योति लाओ तो आंखों में छुआते ही तुम्हारे पिता की आंखें ज्योति वापस लौट आएंगी। लेकिन नागदेव देश पहुंचना मौत से खेलने के बराबर है बेटा। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। मुनिवर, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे नागदेव मुझे नाग ज्योति आसानी से दे दें। और फिर मुनि ने उस विक्रम को नाग ज्योति लाने का उपाय बताने लगा। तो सुनो विक्रम, ब्रज देश का एक टापू है, दबो दबोक नाम का एक राक्षस रहता है। उसके पास नाग ज्योति है, उसे वह नाग देश से चुरा कर लाया था। नागदेव था उस मणि से उतना ही प्यार करते हैं जितना नाग ज्योति से। अगर तुम दबोक राक्षस को मारकर उससे वह मणि छीन कर नाग देवता को पहुंचा दो तो नाग देवता खुश होकर तुम्हें नाग ज्योति देंगे। लेकिन दबोक राक्षस से टकराना भी आसान काम नहीं है बेटी। वह नरभक्षी राक्षस है, वह तुम्हें देखते ही अपना आहार बना लेगा। क्या दबोक राक्षस को मारने का कोई उपाय है मुनिवर? उसकी मौत रात सिर्फ वही जान सकता है बेटा। ओह, फिर मुनि वहां से चली गई और विक्रम सोचने लगा, नाग ज्योति लाने का फैसला लाने के दौरान चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं नाग देश जरूर जाऊंगा और नाग ज्योति लेकर ही लौटूंगा। वह बेटा बड़ा खुश नसीब हो कहलाता है जो अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। और शाम को अपने घर पहुंचा। जब विक्रम अपने माता पिता की नागज्योति के विषय में बताया तो बेहद डर गए। यह काम बहुत खतरनाक है मेरे बच्चे, तुम्हारी जान जाने की पूरी पूरी संभावना है। बल्कि जिंदगी में अंधा रहकर ही गुजार लूंगा, लेकिन इस खतरनाक काम को हाथ में नहीं लेने दूंगा। हाँ बेटा, तुम हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा हो। भगवान ना करे तुम्हें अगर कुछ होगा तो हमारे जीते जी मर जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं सुकौशल नाग ज्योति लेकर लौटूंगा और यही मेरा फैसला है। विक्रम जैसे तैसे अपने माँ बाप से नाग ज्योति लाने के लिए मनाया और सफर के लिए एक घोड़ा लेने के लिए अपने दोस्त राजकुमार के पास पहुंचा। नमस्ते दोस्त। ओह विक्रम, कहो मित्र, इतने दिनों बाद अचानक कैसे आना हुआ? तब विक्रम ने राजकुमार को सारी बात बता दी और बोला, नागदेश की यात्रा के लिए मुझे एक बढ़िया सा घोड़ा चाहिए दोस्त। क्या तुम मुझे घोड़ा का प्रबंध कर सकते हो? अरे यह भी कोई कहने की बात है, 10 पतल में चलो और अपने लिए एक बढ़िया घोड़ा चुन लो। वो विक्रम को लेकर राजकुमार अस्तबल में पहुंचा। ये सारे घोड़े सिर्फ मेरी सवारी के लिए हैं दोस्त। इन सारे घोड़ों में से एक बढ़कर है। तुम जो भी घोड़ा सबसे अच्छा लगे हुआ अपने लिए चुन लो, ठीक है मित्र? और विक्रम ने जब एक घोड़े को पसंद कर लिया तो राजकुमार ने उंगली में चमत्कारी अंगूठी उतारते हुए उसे दी। ये लो अपनी ये लो, इसे भी अपनी उंगली में पहन लो। यह अंगूठी मुझे एक महात्मा ने दी थी मित्र। इसे उंगली से उतार कर अपने मुंह में रखने से इंसान अदृश्य हो जाता है। वह सभी को देख सकता है मगर उसे कोई नहीं देख सकता। क्या सच? हाँ, एक बात का ध्यान रखना मित्र, ये अंगूठी नागलोक में तुम्हारी मदद कर सक पाएगी। ठीक है मित्र, मैं ध्यान रखूंगा। और अब मैं चलता हूँ। विक्रम घोड़ा लेकर अपने घर पहुंचा और थोड़ी देर बाद मैं नागलोक के सफर की तैयारी कर चुका हूँ। पिताजी आशीर्वाद दीजिए, मैं नागज्योति लेकर ही आपके सेवा में सिर उपस्थित हूँ। हमारी भगवान तुम्हारी रक्षा करे मेरे बच्चे। और फिर विक्रम श्रद्धा के पैर छुए। तुम भी मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं अपने काम में सफल होकर लौटूं। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे मेरे लाल। और फिर विक्रम घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़ा। सिर दी विक्रम घोड़ा नदी नाले जंगलों को पार करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा था। जब सूर्यास्त होने लगा, सूर्यास्त होने के चारों तरफ अंधेरा फैल जाएगा। मुझे रात में सफर करना ठीक नहीं होता, अतः मुझे पेड़ के नीचे रात गुजारनी चाहिए। सुबह होते ही मैं किसी बुर्ज देश के लिए रवाना हो जाऊंगा। और तभी चू 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 चू, अरे इस पेड़ पर तो किसी पक्षी का घोंसला है।
है। इतना बड़ा घोंसला गरुड़ पक्षी का ही हो सकता है। शायद इस वक्त घोंसले में गरुड़ के बच्चे अकेले हों। और विक्रम पेड़ के तले पर टेक लगाकर हरी घास पर लेट गया और सिर दी उसे नींद आ गई खुर खुर कर। और लेकिन ठीक आधी रात को वह घोंसले की ओर एक सरप को जाते देख गरुड़ के बच्चे बुरी तरह भयभीत हो उठे और ए ए मुसीबत हमें बचाओ, ए मुसाफिर हमें बचाओ। उसकी पुकार सुनकर विक्रम की नींद टूट गई। है तो मानवीय स्वर कहाँ से आ रहा है? हम गरुड़ के बच्चे बोल रहे हैं, मुसाफिर हमें इस सरप से बचाओ, हम बहुत ही छोटे हैं इसलिए उड़ भी नहीं सकते, यह सरप हमें दो भाइयों को खा जाएगा। ओह! विक्रम ने झट पेड़ पर चढ़ा और अपनी म्यान तलवार से निकाली। फौंस फौंस फौंस। और तलवार के एक बार से सरप के दो टुकड़े कर दिए। और जो पेड़ से जो पेड़ से नीचे गिर पड़े। और हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे मुसाफिर। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों। तुमने बचाना मेरा फर्ज था। हाँ, तुम यहाँ अकेले कैसे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? हमारे माँ बाप आज 3 रोज पहले यहाँ से भोजन की तलाश में निकले थे, अभी भी वापस नहीं लौटे। न जाने किस मुसीबत में फंस गए हैं। तुम हमारे बसेरे पर आए हो, इसलिए हमें हमारे मेहमान हो। पेड़ के नीचे विश्राम करो और हमारे माँ बाप लौटाएं तो तुम्हारा खूब आदर संस्कार करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और विक्रम पेड़ के नीचे लौट गया। जब सिर दी उसकी नींद लगी और आधी रात के करीब गरुड़ अपनी पत्नी के साथ पहुंचा। फिर ये अजनबी कौन है? खर खर कर आओ चलकर अपने बच्चों से पूछते हैं। और जब गरुड़ और उसकी पत्नी घोंसले के निकट पहुंची तो उसने तीनों बच्चे सो रहे थे। हाय, यह क्या मेरे प्यारे दो दो बच्चे गायब हैं? कहीं वह अजनबी ने हमारे दो बच्चों को खा तो नहीं गया? जरूर अजनबी राक्षस है हमारे बच्चों को खाए हैं। हम मैं अभी उसे थोड़ा बड़ा सा पत्थर मार देता हूँ। ठहरो स्वामी, हो सकता है उस अजनबी मुसाफिर ने हमारे बच्चे को न खाए हों और अकारण जान उसकी जान का मन नहीं करता, नहीं बनना चाहिए। अच्छा होगा पहले अपने बच्चे से पूछ लें। गरुड़ दंपति ने अपने बच्चे को जगाया। मेरे प्रिय बेटे, हमें यह बताओ, तुम्हारे दोनों भाइयों को पेड़ के नीचे सोने वाले अजनबी मुसाफिर ने तो नहीं खा गया? वह अजनबी मुसाफिर हमारा दुश्मन नहीं है माँ बापू, बल्कि उन्हें मेरे दो भाइयों को भूमि पर पड़े मृत सांप खा गया। अगर हमारा वह अजनबी दोस्त हमारी मदद न करता तो आज सिर्फ सिर्फ हम तीनों को भी खा गया होता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब सो जाओ। हम उस अजनबी दोस्त का उपकार कभी नहीं भूलेंगे। सुबह उठने से पहले उसे माला माल कर अपने बसेरे से विदा करेंगे। फिर तीनों भाइयों को बड़ी खुशी होगी पिताजी। और अगली सुबह जब सूर्य की किरण से विक्रम के चेहरे पड़ी तो नींद टूटी। अरे सवेरा हो गया, मुझे भोर होते ही उठ कर अपने सफर पर चल देना चाहिए था। गरुड़ विक्रम के पास आया। हम तुम्हारे आभारी हैं मित्र, तुमने हमारे बच्चों को सर्प की आहार बनने से बचाया, इसलिए इस पेड़ की जड़ों में गड़ा अपार धन जितना तुम चाहे निकाल कर ले जाओ। धन्यवाद मित्र, मुझे धन की कोई लालसा नहीं। तुम कौन हो मित्र और यहाँ कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम विक्रम है, चित्रकूट गांव का वासी हूँ, अपने अंधे पिता के लिए नागजोती लेने जा रहा हूँ। फिर विक्रम ने गरुड़ को नागजोती लाने का विस्तार कह सुनाया। सारा विस्तार सुनकर गरुड़ बोला, मित्र तुमने मेरे बच्चे सर्प सर्प से बचाया है। हम जो उपकार किया है उसके बदले तुम्हें सिंह बुर्ज की ओर नागदेश पहुंचाऊंगा। और तुम अपना घोड़ा यहीं छोड़ दो और जल्दी मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, ठीक है मित्र? और फिर वह विक्रम गरुड़ के ऊपर सवार हुआ और गरुड़ आसमान में उड़ गया। कुछ समय पश्चात गरुड़ बुर्ज देश के ऊपर पहुंच गया। मित्र, यह अब दबोद राक्षस का महल, इस महल के 14 बुर्ज हैं। हर बुर्ज पर एक शेर खड़ा है। वह 14 शेरों से बचने का कोई मानव महल के अंदर भीतर दाखिल नहीं हो सकता। ओह,
और दबोक राक्षस का महल की पूरी जानकारी देने लगा। मैं खुद अंदाजा लगा खुद अंदाजा लगा सकते हो मित्र, हर बुर्ज के नीचे दरवाजा है जिसके बाहर से बंद है। शेरों रहते दरवाजे से होकर महल के अंदर जाना का सवाल ही नहीं उठता। मित्र, वास्तव में दबोक राक्षस महल बड़ी सुरक्षा, बहुत कड़ा प्रबंध कर रखा है। हाँ, अब तुम बताओ दोस्त, इस अवस्था में तुम महल के अंदर कैसे पहुंचोगे? मेरे पास एक चमत्कारी अंगूठी है मित्र, मैं मुंह में रखते ही अदृश्य हो जाऊंगा और शेर मुझे क्या दबोक राक्षस भी नहीं देख सकता। बस तुम मुझे महल के ऊपर उतार दो। और जैसे ही गुरु ने महल की छत पर उतरा, शेर एक साथ उस पर झपटे, लेकिन विक्रम को पीठ झट से मुंह में अंगूठी रखी और गरुड़ की पीठ से कूदा पड़ा। गुर 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 गुर। और फिर, मैं सुरक्षित हूँ मित्र, तुम उड़ जाओ वरना शेर तुम्हें आहार बनाएंगे। ठीक है दोस्त, लेकिन महल के ऊपर रहकर तुम्हें आने का इंतजार करूंगा। गुर 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 गुर। और गरुड़ ने कहा और आकाश में उड़ गया। कुछ देर बाद विक्रम जीने से उतर गया। शायद यह जीना मुझे महल के अंदर एक जाने का एकमात्र रास्ता है। और विक्रम जीने से उतरकर महल का मुख्य हाल दिखाई दिया, जहां फर्श पर एक खूबसूरत युक्ति रक्त जडित लाश पड़ी थी। ओह, यह क्या खूबसूरत युक्ति! दबोक राक्षस नहीं मारा है। लेकिन अदृश्य विक्रम जैसे ही मुख्य हाल में कदम रखा, खूबसूरत युक्ति जिंदा हो गई। तुम आ गए शैतान! तुम मुझे गलत समझ रही हो लड़की, मैं कोई शैतान नहीं, मेरा नाम विक्रम है। विक्रम की बात सुनकर आग बबूला हो उठी। तुम कौन सा नया मायावी जाल फैला रहे हो चंडाल राक्षस? शायद तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा लड़की। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे सामने प्रकट होता हूँ, कहकर विक्रम ने जैसे ही अपने मुंह से अंगूठी निकाली। तुम कौन हो? ओह, मेरा नाम विक्रम है, मैं यहाँ चित्रकूट गांव का वासी हूँ। और विक्रम ने युक्ति के अपने आने का कारण बता दिया। मैं बौद्ध राक्षस को खत्म कर उस नागमणि लेने आया हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मैं अवध देश की राजकुमारी चिंतामणि हूँ। दबोक राक्षस काला जादूगर है। अवध देश में मेरा अपहरण कर लिया, यहाँ ले आया। वह मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूँगी। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ आया तो क्या आप फर्श पर मुर्दा पड़ी थी, लेकिन मैंने हाल में प्रवेश किया तो अब जिंदा कैसे होगी? यह दबोक राक्षस की मायावी जाल है। अगर कोई मानव इस हाल तक पहुंच जाता है तो मैं जिंदा हो जाती हूँ। ऐसा जादू उसने मेरे मददगार को मारने के लिए फैलाया है। खैर, मैं सिर दी उसकी मौत का पता लगा लूंगा। तभी अचानक जोर से आंधी चलने लगी, जिससे महल की दीवारें हिलने लगी। अरे, यह अचानक आंधी कैसे चलने लगी राजकुमारी? यह आंधी नहीं बल्कि पाताल लोक से दबोक राक्षस आने की निशानी है। तुम जल्दी से इस कमरे से निकल जाओ विक्रम, तुम्हारा हमारी खैर नहीं वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। हम दोनों अब राक्षस के हाथ बेमौत मारे जाएंगे। तो ठीक है राजकुमारी, मैं भी चलता हूँ। और लेकिन अभी विक्रम मुख्य द्वार की कदम बढ़ा था कि जीने पर कदमों की आवाट। और राजकुमारी जी फिर से मुर्दा हो गई। अब इन्हें दबोक राक्षस ही जिंदा करेगा। मुझे अदृश्य होकर दबोक राक्षस की तमाम गतिविधियों पर निगरानी रखनी चाहिए। वो उसके द्वारा ही मुझे उसकी मौत का रहस्य मालूम हो पड़ेगा। और फिर विक्रम ने अंगूठी मुंह में रखी और अदृश्य वो महल की छत पर पहुंचा। तभी ओह, वह आ रहा है! शायद वही है दबोक राक्षस ही तो नहीं, सचमुच दबोक राक्षस ही था। सीधी दबोक राक्षस महल की छत पर आकर उतरा। मुझे मानव गंध आ रही है। क्या मेरी अनुपस्थिति में यहाँ कोई मानव आया था? अ, यह गंध राजकुमारी के शरीर की भी हो सकती है, लेकिन वह भला भला यहाँ तक मानव गंध कैसे पहुँच सकती है? मुझे अपने किसी गुलाम से पूछना चाहिए। अगर और उसने मंत्र का जाप किया और हथेली से आग का फवारा निकला। निकट खड़े शेर के ऊपर पड़ा। भगते भोज। और अगले ही पल शेर राक्षस के रूप में परिवर्तन हो गया। गुलाम के लिए आज्ञा है गुरुदेव। क्या मेरी गैर हाजिरी में कोई यहाँ मानव आया था? गरुड़ पर सवार एक नौजवान आया था गुरुदेव। हम सभी उसे
उसे गरुड़ सहित चीर फाड़ कर खा जाते, लेकिन इससे पहले गरुड़ उड़ गया और वह नौजवान अचानक ही न जाने कहाँ गायब हो गया। सुनकर तबोक राक्षस आग बोला उठा, वह नौजवान इस समय हमारे राजमहल में ही है, मूर्ख, यह कैसे हो सकता है गुरुदेव? अगर वह नौजवान नहीं तो यह मानवगंध कहाँ से आ रही है? मानवगंध मुझे भी आ रही थी है गुरुदेव, लेकिन यह गंध राजकुमारी की भी हो सकती है। हम राजकुमारी की गंध अच्छी तरह पहचानते हैं, यह मानव गंध राजकुमारी के शरीर से नहीं है। चलो राजकुमारी के पास चलते हैं, अगर वह जिंदा हुई तो तो समझ लेना यहाँ कोई मौजूद है। चलिए गुरुदेव, मुझे इस दबोक राक्षस के गुलाम के पीछा करना चाहिए। दबोक राक्षस अपने गुलाम के साथ राजमहल के कमरे में पहुंचा। आई राजकुमारी तो मुर्दा है, फिर ये मानव गंध कहाँ से आ रही है? हो सकता है यह सिर्फ आपका भ्रम हो गुरुदेव। और दबोक राक्षस ने आंखें बंद करी मंत्र जाप किया, राजकुमारी जिंदा हो गई। तुम आ गए दरिंदे, इस दुष्ट जादूगर को मारने के लिए नाग मणि हासिल करना आसान काम नहीं। अपने होने वाले पति का अपमानजनक संबोधन बोलना बुरी बात होती है। मेरी होने वाली रानी चिंतामणि, खामोश दुष्ट, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत ले। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तुमसे विवाह नहीं करूंगी। नीच नरदाम, तुम मेरी इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए मुझे अपनी जान देने की बात भूल जाओ और यह बताओ यहाँ कोई मानव तो नहीं आया? मेरे सिवा यहाँ कोई मानव नहीं है। शैतान भला जानबूझकर कौन मौत के मुंह में चलाएगा? तुम झूठ बोल रही हो राजकुमारी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो अपने नरक रूपी महल महल की तलाशी लेकर देख लो। राजकुमारी जी ठीक कह रही है गुरुदेव, हमें महल की तलाशी लेनी चाहिए। ठीक है चलो। और दबोक राक्षस अपने गुलाम राक्षस के साथ से बाहर निकल गया और फिर पुनः दबोक राक्षस गुलाम ने पीछे पीछे चल दिया। वे दोनों राम महल का चप्पा चप्पा छाना मारा, लेकिन कोई मानव नहीं मिला हो। हमें राजकुमारी के अलावा किसी मानव की गंध आ रही है। तबूरा, जबकि पूरे महल में तलाशी लेने के बाद भी कोई मानव नहीं मिला। यह कोई मानव नहीं है गुरुदेव, हो सकता है आपका भ्रम मात्र हो। तभी तबूरा का दिमाग में न जाने ख्याल आया। वह बोला, आप सारी बात सारी दुनिया के राजा बनने की सिद्धि प्राप्त है। हर रोज पता लोग जाते हैं गुरुदेव, लेकिन साथ में आप हमें शेर बनाकर महल की निगरानी के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आप किसी ने मार दिया तो हम शेर बन रह जाएंगे, फिर हमारा उद्धार कैसे होगा गुरुदेव? हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती मूर्ख। सो कैसे गुरुदेव? तब तो वो राक्षस ने उसने कमरे में रखी एक नंगी तलवार उठाई। तुम हमारे खास गुलाम हो तबूरा, इसलिए हम तुम्हें अपनी मौत का रहस्य बता रहे हैं। हमारे प्राण इस तलवार के अंदर सुरक्षित है। जब तक कोई इस तलवार में आग नहीं जला देगा तब तक हमारी मौत नहीं हो सकती। ओह! वो अदृश्य विक्रम उसकी सारी बात सुन रहा था। तबूरा खुश होते हुए दबोक से पूछा, जिस तरह आपके प्राण इस तलवार में सुरक्षित हैं, इसी तरह हमारे प्राण भी किसी चीज में सुरक्षित कर रखी हैं गुरुदेव। हाँ, तुम 14 गुलामों के प्राण मेरे अंदर सुरक्षित हैं। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम भी जिंदा रहोगे, लेकिन मेरी मौत के साथ तुम सब मर जाओगे। ओह! मेरे प्राणों की हिफाजत करना तुम 14 साथियों की जिंदगी है तबूरा। विश्वास रखिए गुरुदेव, हम किसी मानव या को इस तलवार तक नहीं पहुंचने देंगे। और उसके बाद दबोक ने मुख्य दरवाजे पर राजकुमारी के पास पहुंचा। मुख्य कमरे की राजकुमारी के पास पहुंचा और विक्रम अदृश्य उसके पीछे पीछे सीढ़ियां तक आया। तबोक राजकुमारी को चिड़िया बनाकर एक पिंजरे में बंद कर दिया। तबूरा, तुम इस तुम हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। हम अपनी होने वाली रानी को चुका चुका की व्यवस्था करते हैं। ठीक है चलो। आप मेरे साथी उसका असली रूप दे दीजिए हैं गुरुदेव। हम अभी आपके लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। और जब अभोक राक्षस
और चला वहाँ से चले गई तो विक्रम अपने मुंह से अंगूठी निकाली। आप फिक्र न करिए राजकुमारी जी, दबोक राक्षस के गुलामों की मौत का रहस्य जान गया हूँ। आज रात ही उन्हें खत्म कर डालूंगा, मुझे खुशी होगी विक्रम। और अच्छा राजकुमारी, अब मैं चलकर राक्षसों की शुद्ध लेनी चाहता हूँ और आशा करता हूँ फिर तुमसे मुलाकात होगी। मैं उस मुलाकात का बेसब्री से प्रतीक्षा करूंगी। विक्रम वहां से चला गया और वे 14 राक्षस जलते भुलते हवाओं में बकरे डाले जा रहे थे। और जब बकरे भूनकर तैयार हुए तो दबोक राक्षस और गुलामों ने राक्षस ने भुने बकरों को खाने लगे। बकरे वे भोजन करने में तबलीन देखकर विक्रम ने उस कमरे में पहुंचा जहां तलवार रखी थी और दबोक राक्षस उसके गुलामों की मौत मेरे हाथों में है। लेकिन मुझे सोने उसके सोने का इंतजार करना चाहिए ताकि राक्षस आसानी से उस सलाव में जला सकूं जिसमें वह बकरों को भूना जा रहा था। और रात होने पर सब राक्षस गहरी नींद में सो गए। आज सबको हमेशा के लिए नींद सुला दूंगा शैतानों। और अगले ही पल विक्रम अलाव में पहुंचा। इसी वक्त सब दौड़ते हुए मेरे पास आएंगे दरिंदों। और मेरा शरीर जल रहा है गुरुदेव, ओह मेरा शरीर भी जल रहा है। यह देख गुरुदेव, उस नौजवान ने आपके प्राण जला रहा है। तभी सभी राक्षस गिरते पड़ते विक्रम सिंह के नजदीक पहुंचे। तलवार को अंगारों से निकालो, लो नौजवान, हम भी भी मारेंगे और तुम्हें हम तुमको जो भी मांगोगे तुम्हें देंगे। हमारे पास बहुत धन है, माला माल कर देंगे। हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, हमें मत मारो, जीवन भर तुम्हारी गुलामी करेंगे। नहीं नहीं दबोक, मैं यह तलवार अंगारों से तो निकाल लूंगा। तुम नागमणि के साथ साथ राजकुमारी को भी उसके वास्तविक रूप में लाकर मेरे हवाले कर दोगे। ठीक है, मैं अभी दोनों चीज लेकर आता हूँ, कहकर दबोक नीचे की ओर दौड़ पड़ा। और कुछ समय पश्चात ही राक्षस चिंतामणि नागमणि के साथ वहां पहुंचा। यह रही राजकुमारी और यह नागमणि। तुम नागमणि और राजकुमारी दोनों को ले जाओ, लेकिन मेरी तलवार मेरे हवाले कर दो नौजवान। हाँ हाँ, हाँ हाँ, यह और यहाँ से जितना चाहे धन भी ले जाओ, लेकिन यह तलवार हमारे गुरुदेव को सौंप दो। और लेकिन विक्रम नागमणि और धबोक राक्षस को लेने के बाद नंगी तलवार अलाव के दहते अंधड़ के बीच रख दी। अब तुम दरिंदों को हमेशा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह मर गया, मर गए गुरुदेव। और अगले ही पल वे जलकर सभी भस्म हो गए। आई यह सब तो मर गए विक्रम। हाँ, इन सब के प्राण दबोक राक्षस के भीतर ही थे और दबोक राक्षस के प्राण उस तलवार में आता। तलवार के जलते ही दबोक राक्षस के साथ साथ उसके गुलाम भी मर गए। आइए अब मेरे साथ चलिए। फिर विक्रम ने राजकुमारी को अपने साथ लेकर महल की छत के ऊपर पहुंचा। मैं आपको पहले अवध देश छोड़ दूंगा राजकुमारी, लेकिन मजबूरी मज, मजबूरी है कि मुझे वहां नगदेश पहुंचना है। वहां से मैं नागज्योति भी लानी है। तुम नागज्योति का क्या करोगे विक्रम? तब राजकुमारी को अपने पिता के अंधे होने का सारा विस्तार कह सुनाया। तभी महल के ऊपर गरुड़ चक्कर लगाने लगा। ओह मित्र विक्रम, तुम हो या यह सब शैतान का मायावी जाल। मैं उस राक्षस को अपने गुलाम राक्षसों को खत्म कर चुका हूँ। मित्र, तुम निश्चिंत होकर महल की छत पर उतर सकते हो। गुरुड़ छत पर उतरने के विक्रम नागमणि दिखाई। यह यह नागमणि है दोस्त, जिसे नाग देवता ने अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं? हाँ मित्र, तो फिर मुझे तो फिर जल्दी मुझ पर सवार हो जाओ मित्र। हम नागमणि नाग देवता के देश में नागज्योति लेकर जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना है। लेकिन तभी पहली बार गरुड़ की नजर राजकुमारी पर पड़ी। अरे यह लड़की कौन है मित्र? यह अवध देश की राजकुमारी है, चिंतामणि है मित्र। यह जादूगर राक्षस अपहरण कर कर इसे यहाँ ले आया। मैंने राजकुमारी जी को कुछ की कैसे आजाद करवाया है। आप मित्र गरुड़ की सवार हो जाइए राजकुमारी जी, हम नागदेश पहुंचना है जो यहाँ से 5 समुद्र पार है। ठीक है। और तब विक्रम राजकुमारी को गरुड़ पर सवार होकर गरुड़ नागदेश की ओर उड़ चला। और जैसे ही वह गरुड़ नागदेश की सीमा में पहुंचा,
विक्रम और राजकुमारी हवा में उड़ते सर्पों को देखकर हैरान हुए। अरे मित्र गुरुड़, यह कैसे? नाग हवा में उड़ रहे हैं। हम नागदेव की सीमा में दाखिल हो चुके हैं मित्र। इस देश में सर्प उड़ते हैं, लेकिन तुम चिंता न करो, इन सर्पों को उड़ान मेरे से तेज नहीं है। सिर दी गुरुड़ नागदेवता के महल के मुख्य दरवाजे पर जमीन पर उतरा। मैं अभी नागज्योति लेकर आता हूँ मित्र, तुम राजकुमारी जी का ख्याल रखना, ठीक है मित्र। और फिर महल में सर्प फिर इससे पहले कि विक्रम यहाँ तक पहुँच पाते, विक्रम महल में दाखिल हो कमरे में पहुंचा जिसमें तेज प्रकाश फैला हुआ था। अरे ए भगवान, यह क्या? एक नागज्योति नहीं, बल्कि यहाँ तो नागज्योतियाँ रखी हैं, जबकि मुझे सिर्फ एक नागज्योति चाहिए। तभी विक्रम के कानों में आवाज टकराई, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? जल्दी बताओ वरना तुम जल कर राख कर दूंगा। ठीक विक्रम ने आश्चर्य में पड़ गया और इधर उधर देखा, फिर उसे जेब से नागमणि निकाली और बड़े विनम्र स्वर में बोला, नाग देवता, यह नागमणि देकर मैं नागज्योति लेने आया हूँ। बल्कि फिर विक्रम ने अपने पिता के अंधेपन के बारे में नाग देवता को सब कुछ बता दिया। यह सब कुछ सुनकर, ओह, यह तो यह बात है बेटा, तुम मेरी नागमणि मुझे धूर्त राक्षस से ले आए, इसलिए मैं तुम्हें नागज्योति अवश्य दूंगा। और नाग देवता ने न जाने क्या किया, नागमणि विक्रम के हाथ से ले निकल कर नाग देवता की ओर चल चल दी और वहां रखी असंख्य नागज्योतियां में नागज्योति विक्रम की ओर बढ़ने लगी। और अगले ही पल वह नागज्योति विक्रम के हाथ में आ गई। अच्छा नागदेवता, मुझे इजाजत दीजिए, कहकर विक्रम कमरे से बाहर निकला और सीधा अपने गुरुड़ के पास पहुंचा। मैं नागज्योति लाने में सफल हो गया मित्र, बहुत अच्छा मित्र, अब तुम जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो, हम जल्दी से घर पहुंचना है। और विक्रम गरुड़ की पीठ पर सवार हो गया। गरुड़ पूर्ण आकाश में उड़ चला और सूर्य उदय से होते ही गरुड़ अपने बसेरे पर उतर गया, जबकि राजकुमारी विक्रम गरुड़ की पीठ से नीचे उतर आए। आह, मेरा घोड़ा अभी भी यहीं घास चर रहा था मित्र। अच्छा, अब अपने देश चलता हूँ, ईश्वर ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हमेशा हमारी मुलाकात होती रहे। और फिर विक्रम गरुड़ से विदा लेकर राजकुमारी को घास घोड़े पर सवार होकर वहां से चल पड़ा। आज पहले पहले मेरे घर चलिए राजकुमारी जी, उसके बाद अवध देश छोड़ दूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा विक्रम। और राजकुमारी मन ही मन विक्रम से बेहद प्यार करने लगी, इसलिए उसे विक्रम का आकार नहीं टाला। और दूसरे दिन जब विक्रम राजकुमारी के साथ अपने घर पहुंचा, तुम मेरे लाल, मेरे बेटे। हाँ माँ, मैं नागज्योति ले आया हूँ। अरे यह लड़की कौन है बेटे? विक्रम ने अपनी माँ को सारा विस्तार सुनाते हुए कहा, यह अवध देश की राजकुमारी चिंतामणि है माँ, इसे एक दुष्ट राक्षस ने कैद से छुड़ा कर लाया हूँ। कल इसके पिताजी के पास अवध देश पहुंचा दूंगा। पिताजी कहाँ हैं? वह खेत पर गए बेटे। तुम राजकुमारी को भोजन कराओ, मैं पिताजी के पास जा रही हूँ। मैं पिताजी के पास जा रहा हूँ। और विक्रम नागज्योति लेकर पिताजी के पास खेतों में पहुंचा। जैसे ही वे अपने पिता की आंखों पर नागज्योति छुआई, खुशी से चीखा, विक्रम मेरे बच्चे, सबको दिखाई दे रहा है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ मेरे लाल। आज आ, आज बहुत खुश हूँ पिताजी। और अगले पल नागज्योति गायब हो गई। यह क्या बेटे, नागज्योति कहाँ गई? शायद वह अपने देवता के पास चली गई पिताजी। और उधर अवध अवध नरेश भीमसेन अपनी बेटी चिंतामणि की यादों में खोए सिंहासन पर बैठे थे। न जाने दुष्ट राक्षस मेरी बेटी की साल में होगी, न जाने उसे क्या सलूक कर रहा होगा। तभी पिताजी, अरे चिंतामणि मेरी बेटी। हाँ पिताजी, मैं तुम लेकिन तुम इस दुष्ट राक्षस दबोक के कैसे आज कैसे आज़ाद हुई? यह सब इन्हीं की वजह से हो सका पिताजी, इन्होंने राक्षस को मारा है। और कहकर राजकुमारी विक्रम द्वारा राक्षस के मारे जाने की सारी बात पिता को बताई। तब राजा भीमसेन ने विक्रम से मुताबिक तो को बेटा, तुमने हमारी हम तुमने हमारी
बेटी के जीवन उस राक्षस से बचाया है नौजवान, इसलिए तुम्हारे आभारी हैं। और यह घोषणा करते हैं कि अगर राजकुमारी को मंजूर हो तो हम जल्दी राजकुमारी का विवाह तुमसे कर देंगे। मैं एक किसान का पुत्र र- राजकुमारी योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो मेरे लिए सिरों धैर्य है। लेकिन कुछ दिन बाद नरेश नरेश ने विक्रम के माता पिता को बुला लिया और विक्रम का राजकुमारी से विवाह हो गया। इस विवाह से विक्रम अपने दोस्त राजकुमार को भी आमंत्रण करना नहीं भूला था। और उसके बाद राजा भीम सेन और अन्य कोई औलाद नहीं थी, इसलिए विक्रम को रात तिलक कर तपस्या के लिए वन में चला गया। हमारी प्रजा को हर सुख सुविधा का ख्याल रखना महामंत्री जी। हमारे राज्य में कोई भूखा पेट न सोए, जैसी महाराज की आज्ञा। और विक्रम प्रजा के लिए एक योग्य राजा साबित सिद्ध हुआ। कुछ ही दिनों में प्रजा आंखों का तारा बन गया। समाप्त दोस्तों।